सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। साहब, अब मैं इस फहरिस्त के अगले मकाला निगार जनाब तौहीद हक्कानी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौहीद हक्कानी, रिसर्च स्कॉलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया। मेरे मकाले का उन्वान है इंशाइया बतौर फ़न मुज़ाहिरा, इंशाइया एज अ परफॉर्मिंग आर्ट। इंशाअल्लाह मेरा मकाला 8 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। उर्दू अदब में अपने जज्बात का इजहार करने के लिए मुख्तलिफ सिन्फ मौजूद है। मुसन्निफ अपने तसव्वुर, तजुर्बात, फ़िक्र और दीगर कैफियत को बयान करने के लिए अदब के किसी एक सिन्फ का इंतखाब करता है। वो नस्र भी हो सकती है और नज़्म भी। उर्दू नस्र में दास्तान से लेकर नावल, अफसाना, मजमून जैसी सिन्फ वक्त और ज़रूरत के एतबार से वजूद में आती रहीं और अपने कारी के लिए हम सफ़र का काम अंजाम देती रहीं। बकौल वज़ीर आगा कोट, इंशाइया जमालियाती तस्कीन, जिस्मानी लज़्ज़त और फ़िक्री तस्कीन अता करता है। इस कौल से इस बात की वजाहत हो जाती है कि इंशाइया न सिर्फ अपने आप में एक मुकम्मल सिन्फ है, बल्कि वो एक वक्त में कई सिन्फ की खुसूसियत अपने अंदर शामिल किए हुए है। जो मकाम उर्दू शायरी में गज़ल का है, वही मकाम उर्दू नस्र में इंशाइये का है। ये मेरी ज़ाती राय है और मुझे मालूम है कि जिस तरह इंशाइये के एक अलग सिन्फ होने पर सवाल उठाए गए हैं, मुमकिन है कि मेरी इस राय पर भी इख्तिलाफ हो और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को मान लेने से पहले उसे कई जाविये से देखना ज़रूरी है। और इंशाइया भी हमें एक आम सी लगने वाली शय को अलग जाविये से देखने की तरगीब देता है। को पढ़े या सुने तो उसे महसूस हो कि उसने कभी इस तरह से सोचने की कोशिश नहीं की। उसे ये लगे कि उसने कुछ नया सीखा है। नसीर अहमद खान अपनी किताब आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू इंशाइये में लिखते हैं, कोट, नस्र में इंशाइया एक वाहिद सिन्फ है जिसमें मुसन्निफ अपना दिलो दिमाग खोल कर रख देता है, अनकोट। इंशाइया एक वक्त के मुख्तसर से हिस्से में आपको मुख्तलिफ कैफियत की सैर कराता है। ऐसे वक्त में जबकि दुनिया का हर तफरीही शोबा चीज़ों को ठोस और कॉम्पैक्ट बनाने में लगा हुआ है और बेमानी शय को भी वो मानी खेज बनाकर सजावट के साथ पेश करता है, हमारे पास तो इंशाइये की शक्ल में उन तमाम खूबियों को अपने आगोश में समेटे हुए मौजूद है, जो न सिर्फ हमें अलग जाविया निगाह देता है बल्कि हमारे जहन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इंशाइये के बारे में शरफुद्दीन साहिल कहते हैं, इंशाइया जहन की एक ऐसी मुफक्किराना रौ है जो सबको समेटे हुए चलता है। यह हंसाता भी है और रुलाता भी, संजीदा भी करता है और मगमूम भी। इन सब के अलावा तंज भी करता है और गौर व फिक्र की दावत भी देता है, अनकोट। फन मुज़ाहिरा यानी इंशाइया एज अ परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए ये बात कहना चाहता हूँ कि इस सिर्फ में वो तमाम खुसूसियत मौजूद है जो इसे स्टेज पर वही मकबूलियत दिलाती जो आज के दौर में स्टैंड अप कॉमेडी को हासिल है। बल्कि मुझे ये कहने में कोई दुश्वारी नहीं कि ये ज्यादा कारआमद और मकबूल होती, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको मुस्कुराने का मौका नहीं मिलता, बल्कि साथ साथ आप उन पोशीदा राज से वाकिफ हो पाते हैं जो कोई दूसरी चीज आपको नहीं करा सकती। 21वीं सदी में तफरीह यानी इंटरटेनमेंट के शोबे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा तरक्की कॉमेडी की हुई है। मैं इसमें पॉलिटिकल सटायर और डार्क कॉमेडी को शामिल नहीं करता, क्योंकि इन दोनों से आपको कम से कम कुछ हासिल होता है। लेकिन जिस तरह के कॉमेडी शो यूरोप से लेकर बर्रे सगीर और हिंदुस्तान में मकबूल आम है, अगर पूरे दिन भी इसे देखते रहें तो कुछ हासिल नहीं होगा और लगातार एक ही तर्ज की बातों को बार बार पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में जहन में ये ख्याल ज़रूर उठता है कि इंशाइया और उर्दू अदब की कुछ और सिन्फ जो तफरीह का बेहतरीन जरिया हैं, वो स्टेज पर अपना मकाम क्यों नहीं बना सकी। जब हम ड्रामे की जानिब देखते हैं जो कि स्टेज की एक मकबूल सिन्फ थी जिसे अब किताबों की जीनत बना दिया गया है, तो इंशाइया स्टेज तक क्यों नहीं पहुंचा, इस बात का इंकशाफ हमारे सामने हो जाता है, जो कि 20वीं सदी के निस्फ की पैदावार है और जिसका स्टेज से कोई वास्ता ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मिसाल मौजूद नहीं। जिया मोहिउद्दीन और अनवर मकसूद जैसे लोगों ने इंशाइया और उर्दू की दीगर सिन्फ को स्टेज तक पहुंचाकर उसे आम लोगों में मकबूल किया, जो कि ड्रामे से मुख्तलिफ पेशकश थी। और इस तरह के शो आज भी आवाम में मकबूल हैं।
لیکن ہندوستان میں ایسی کوئی کوشش ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. حال ہی میں داستان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہانیاں سننے اور سنانے کا دور ختم ہو چکا ہے، 20ویں صدی میں داستان کی روایت دم توڑ چکی تھی اور اس کے احیاء کا کوئی تصور ہمارے ذہن سے نہیں گزرتا تھا. 21ویں صدی میں محمود فاروقی اور ان کے ساتھیوں نے داستان گوئی کو دوبارہ زندگی بخشی اور آج بڑی سے بڑی محفل میں داستان سنی اور سنائی جاتی ہے. اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اردو کو پڑھ کر پسند کرنے والوں سے زیادہ تعداد اردو سن کر پسند کرنے والوں کی ہے. شرط یہ ہے کہ ان تک پہنچا جائے اور اپنی بہترین تحریریں ان تک آج کے دور میں رائج اور پسندیدہ ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے پہنچائی جائیں. غزل اردو ادب کی مقبول صنف شاعری ہے اور اس کو پسند کرنے والوں میں غیر اردو والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی دشواری نہیں کہ اگر غزل کو موسیقی کا ساتھ نہ ملا ہوتا تو وہ اتنی مقبول نہ ہوتی جتنی آج ہے. اسی طرح میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ان شاعری کو اسٹیج کا ساتھ مل جائے تو یہ نہ صرف اردو پڑھنے اور جاننے والوں میں مقبول ہوگی بلکہ اس کے چاہنے والوں میں بھی غزل کے چاہنے والوں کی مانند اضافہ ہوگا. شکریہ.